Hello dear students, today we are going to discuss crystal defects in solid. तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स। तो क्रिस्टल डिफेक्ट का एक आइडिया यहाँ पर हम लोग दिमाग में पहले सेट कर लेते हैं, आखिर क्रिस्टल डिफेक्ट को देखना। देखिए बच्चों, किसी भी क्रिस्टल में अगर आपके ये एटम इस तरह से देख लें, क्रिस्टल में अगर ये एटम आपके रेगुलर वे में अगर इस तरह से लगे हुए हैं, इस तरह से देखें, अगर रेगुलर वे में लगे हुए हैं तो ऐसे क्रिस्टल को कहा जाता है आइडियल क्रिस्टल। क्या बोलेंगे? आइडियल क्रिस्टल। और अगर कहीं इस क्रिस्टल को हिट किया जाए तो हो सकता है ये जो एटम या जो पार्टिकल हैं या तो बाहर निकल जाए, जिससे कि यहाँ होल क्रिएट हो जाता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। या दूसरा ऑप्शन है कि ये जो पार्टिकल है इस इंटरस्टेशियल स्पेस में आ जाए। ये बीच का जो स्पेस है ये कहलाता है इंटरस्टेशियल स्पेस, इसमें आ जाए। अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन छोड़कर इंटरस्टेशियल स्पेस में आता है तब भी वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और वो हमारा क्रिस्टल फिर आइडियल नहीं रहता है। ऐसी क्रिस्टल को कहते हैं नॉन आइडियल क्रिस्टल, या फिर हम लोग कह सकते हैं ऐसे क्रिस्टल में ही होते हैं डिफेक्ट्स, या डिफेक्टेड क्रिस्टल भी कह सकते हैं। तो अब ये क्या होता है इसको देखें। तो क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होते हैं? इरेगुलरिटीज एंड अरेंजमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ और एटम, यानी किसी भी सॉलिड के अंदर पार्टिकल या एटम की जो इरेगुलरिटी होती है वही कहलाता है क्रिस्टल डिफेक्ट। तो क्यों होता है वो अभी हमने आपको बताया है कि जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स होते हैं वो आपके मेन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो बच्चों एक तो होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। अब ये पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि क्रिस्टल के अंदर कोई भी एटम अपनी पोजीशन को छोड़ने के बाद या तो बाहर चला जाए या फिर इंटरस्टेशियल स्पेस में आ जाए, अपनी पोजीशन को छोड़े, तो इसे कहते हैं पॉइंट इफेक्ट। और अगर कहीं क्रिस्टल के अंदर पूरी की पूरी लाइन किसी दूसरी लाइन से डिस्प्लेस हो रही है तो इसको कहते हैं लाइन डिफेक्ट। तो कुल मिला के हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट होता क्या है इसको देखें जरा। इरेगुलरिटीज एंड डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एटम इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, जो अभी बताया था आपको। इसके बाद लाइन डिफेक्ट में देखिए क्या है। लाइन डिफेक्ट में इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन इंटायर रो, यानी पूरी की पूरी लाइन, रो ऑफ क्रिस्टल, यानी पूरी की पूरी रो जो है उसमें इरेगुलरिटीज क्रिएट हो जाती है, यानी जो पूरी की पूरी रो है किसी दूसरी रो से डिस्प्लेस हो जाती है। तो ऐसे में जो डिफेक्ट होता है तो इस डिफेक्ट को कहते हैं लाइन डिफेक्ट। इसके बाद जो डिफेक्ट होंगे दो तरीके से होते हैं। तो एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है? अभी हमने आपको बोला है कि अगर किसी भी सॉलिड में कोई भी एटम अपना प्लेस छोड़कर बाहर चला जाए, कोई भी सॉलिड के अंदर कोई भी एटम या पार्टिकल अपनी पोजीशन छोड़कर एटम के बीच में आ जाए, जो बीच में जो स्पेस हमने अभी इससे पहले बताया था इंटरस्टिशियल स्पेस, उसमें आ जाए, तो ऐसे डिफेक्ट को कहा जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और इसी तरह से कोई भी एटम अपनी पोजीशन छोड़कर क्रिस्टल के बाहर ही चला जाए तो वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर यहाँ से कोई एटम जो है, यहाँ से कोई पार्टिकल है वो क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चला गया है, तो ऐसे में यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई है, तो ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो क्रिस्टल है वो परफेक्ट क्रिस्टल है, बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पर क्या है कि बाहर से कोई
एटम यहाँ पर बाहर से कोई एटम इसके अंदर एंटर कर गया है, इंटरस्टिशियल स्पेस, ये जो स्पेस कहलाता है ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। इस स्पेस में कोई बाहरी फॉरेन एटम एंटर कर गया है, बाहरी फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गया है, तो ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसके बाद हम लोग पॉइंट डिफेक्ट की जो टाइप हैं उनकी बात करते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है ये मैंने बताया आपको। अब इसके बाद इसके टाइप की बात करते हैं। पॉइंट डिफेक्ट आर ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप। एक तो आपका होता है इसमें स्टेक्योमेट्रिक, और एक है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और एक है आपका नॉन स्टेक्योमेट्रिक। चलिए तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट की। स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? द पॉइंट डिफेक्ट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टेक्योमेट्री ऑफ सॉलिड। सॉलिड की जो स्टेक्योमेट्री है वो यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होती है, यानी जो कैटाइन और एनाइन का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। सो कॉल्ड स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो जो स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में देखा, फिर उसके बाद पार्ट था पॉइंट डिफेक्ट का इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट हम लोग आगे जो सेमीकंडक्टर वगैरह होते हैं वहाँ पर पढ़ेंगे। These defect arises when foreign atom or ions are present in the lattice site or in the interstitial site. इसके बाद थर्ड इसका टाइप है पॉइंट डिफेक्ट स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो these defect arises when stoichiometry of a substance is disturbed। जो स्टेक्योमेट्री है उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। स्टेक्योमेट्री का मतलब जो रेशियो है कैटायन और एनायन का वो डिस्टर्ब इसमें हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर पॉइंट डिफेक्ट में सबसे पहला नंबर 1 था स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जो स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट है ये दो टाइप का होता है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, नॉन इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट और दूसरा है इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट। तो नॉन इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट जो होता है वो हमारा ऐसे सॉलिड में होता है जो इलेक्ट्रिकल जो आयंस के नहीं बने होते हैं, एटम या मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई मॉलिक्यूल या एटम अपने प्लेस को छोड़कर बाहर जा रहा है तो ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, इसी तरह से तो ऐसे में क्या होगा कि सॉलिड की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से एटम निकल रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए वही वाला एग्जांपल। इसके बाद दूसरा होता है इसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी कोई फॉरेन एटम कोई इंटरस्टिशियल स्पेस में आके एंटर कर जाता है, तो ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट हम लोगों ने देखा नॉन आयनिक क्रिस्टल के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट। इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट यानी ऐसे क्रिस्टल में होता है जो आयंस के बने होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बने होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट और एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की लग रहा होगा शॉर्ट होने से है, शॉर्ट होने ये भी एक टाइप के आपके शॉर्ट की, और फ्रैंकल भी एक टाइप के आपके वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ही होते हैं। चलिए अच्छा, तो शॉर्ट की डिफेक्ट होता क्या है इसमें ये देखते हैं हम लोग। देखिए क्रिस्टल से यहाँ पर क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ, इसमें देखिए क्या होता है इक्वल नंबर ऑफ, यहाँ पर देखिए अगर देखें यहाँ पर क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होना चाहिए नेगेटिव। तो यहाँ पर जब इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन जब क्रिस्टल से मिसिंग होते हैं तो ऐसे में वैलेंस यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो such type of defect is called शॉर्ट की डिफेक्ट। देखें this defect arises when equal number of cation and anion are missing from the lattice। इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन यहाँ पर मिसिंग होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था। तो ऐसे में क्या होगा, जब एनाइन और कैटाइन जब मिस हो रहे हैं तो ऐसे में जो डेंसिटी है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और ये ऐसी क्रिस्टल में पाया जाता है जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताया जा चुका है, यानी कोई भी एटम जितने एटम से सराउंडेड होता है वही उसका कहलाता है
कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये किस टाइप के क्रिस्टल में होता है? व्हेन साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर सेम, जब कैटाइन और एनाइन के जब साइज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं तो इस टाइप का डिफेक्ट इसमें पाया जाता है। तो एग्जांपल है पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और AgBr। तो AgBr एक ऐसा एग्जांपल है जो दोनों में होता है, ये शॉर्टकी में भी होता है और फ्रैंकल में भी होता है। चलिए तो अगला डिफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होगा। फ्रैंकल डिफेक्ट एक्चुअली में ऐसे क्रिस्टल में होता है जिसमें साइज ऑफ एनाइन इज लार्जर देन या बिगर देन साइज ऑफ कैटाइन। तो अभी हमने इससे पहले क्या देखा था कि जब दोनों के साइज कैटाइन और एनाइन के साइज जब इक्वल होते हैं तो कौन सा डिफेक्ट होता है? शॉर्ट की। और जब एनाइन का साइज कैटाइन के साइज से जब बड़ा होता है तो ऐसे में होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कैटाइन है वो आसानी से अपने प्लेस को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, तो वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट कर देता है। तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ऐसे में देखा है कि ये कैटाइन जो है अपने क्रिस्टल में अपनी पोजीशन को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, ये कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया है तो इसमें डेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, डेंसिटी सेम रहती है। चलिए इसको पढ़कर देख लेते हैं। दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन some of the ions of the lattice occupy interstitial site, leaving lattice site vacant, density of solid same। यहाँ पर डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फाउंड लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे क्रिस्टल में होता है जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। व्हेन एनाइंस इज मच लार्जर इन साइज देन कैटाइन, जहाँ पर एनाइन का साइज बहुत बड़ा होता है किससे? कैटाइन से। एग्जाम्पल याद रखिएगा ZnS AgBr ATC। क्लियर? एक बार फिर से देख लें। तो दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन सम ऑफ द आयंस ऑफ द लैटिस ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। कुछ जो आयंस होते हैं, आयंस मींस कैटाइन जो होता है, स्पेशली कैटाइन जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है इंटरस्टिशियल साइट। तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये डिफरेंसेस यहाँ पर जो है बताए गए हैं शॉर्टकी और फ्रैंकल में। तो अभी बराबर हम लोग यहाँ पर पढ़ते चले आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट की। तो नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट यहाँ पर कैटाइन और एनाइन का जो रेशियो है वो सेम नहीं रहता है। तो फॉलोइंग टू टाइप्स, ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो मेटल एक्सेस यहाँ पर यानी मेटल को अधिक हम यानी ज़्यादा अमाउंट में दो तरीके से करते हैं। मेटल मतलब कैटाइन, कैटाइन को हम दो तरीके से ज़्यादा कर सकते हैं कि क्रिस्टल के अंदर या तो एनाइन को निकाल लें, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर कैटाइन और एनाइन कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हम उसके कैटाइन के रिस्पेक्ट में अगर कोई एनाइन को बाहर निकाल दें तो कैटाइन ज़्यादा हो गया, तो मेटल एक्सेस हो गया। या फिर कोई बाहरी फॉरेन कैटाइन अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस में डाल दें तब भी कैटाइन ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये दो टाइप का हो गया। तो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, यानी एनाइन को जब बाहर निकालेंगे तो एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, या फिर ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइन, यानी बाहरी कैटाइन को इंटरस्टिशियल स्पेस में एंटर कराते हैं। क्लियर? इसके बाद जो मेटल डेफिशिएंसी है ये भी दो टाइप की है। तो मेटल डेफिशिएंसी यहाँ पर दो टाइप से कर सकते हैं कि अंदर देखिए आइडियल क्रिस्टल में कैटाइन और एनाइन इक्वल है, लेकिन यहाँ पर मेटल डेफिशिएंसी करनी है तो डेफिशिएंसी दो तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो या तो अंदर से कोई कैटाइन निकाल लें तो ऐसे में मेटल डेफिशिएंसी हो जाएगी, या फिर कोई बाहरी फॉरेन एनाइन जो है इंटरस्टिशियल स्पेस में अंदर एंटर करा दें तो ऐसे में भी मेटल डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मेटल एक्सिस। नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट में सबसे पहला है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। तो उसमें मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। एनायनिक वैकेंसी से यहाँ पर देखिएगा तो नेगेटिव आयंस फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस मे बी मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइड
एन होल और वैकेंसी विच इज ऑक्यूपाइड by the electrons originally associated with the anions. चलिए देखिएगा इसको, देखिएगा सोडियम क्लोराइड है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए बेटा, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। इसको किसी एल्कली मेटल, यानी जिसका क्रिस्टल रहता है उसी के एटमॉस्फेयर में, एल्कली मेटल के एटमॉस्फेयर में इसको हीट करते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये वेपर फेज में है, देखिए बेटा ये वेपर फेज में है। और वेपर फेज में क्या करता है, ये जो सोडियम है इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है और ये कैटायन में चेंज हो जाता है, और इस तरह से क्रिस्टल के Cl को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरह से सोडियम यानी Na प्लस और Cl माइनस जो है वो इस तरह से फॉर्म कर लेता है NaCl। और फिर इसके बाद जो इस एनाइन के हटने से जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, इस वैकेंसी के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जाता है, इसी को कहते हैं एफ सेंटर। तो ये एनाइनिक वैकेंसी इस इलेक्ट्रॉन को जब ऑक्यूपाई करता है, ये इलेक्ट्रॉन जब इस एनाइनिक वैकेंसी के अंदर आता है तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी विजिबल रीजन में एक कलर के फॉर्म में दिखाई देती है। तो इसी को कहा जाता है एफ सेंटर। तो जो एनाइनिक वैकेंसी हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, एफ सेंटर। क्लियर? देख लें एक बार, यहाँ से क्या है कि जो एनाइन है वो बाहर निकल चुका है, और जब पहले रेशियो तो इक्वल था, कैटायन और एनाइन का। जब एनाइन निकल जाएगा तो कैटायन ज़्यादा हो जाएगा, मेटल ज़्यादा हो जाएगा, मेटल एक्सिस में हो जाएगा। तो मेटल एक्सिस यहाँ पर हम लोगों ने किया ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी के ज़रिए। तो यही जो वैकेंसी है ये बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर लेती है। इस तरह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर से इसके अंदर आ जाता है, इसी को कहा जाता है एफ सेंटर। तो एफ सेंटर के बारे में हमने भी आपको बताया। चलिए थोड़ा सा एफ सेंटर के बारे में पढ़ लेते हैं। These are the anionic site occupied by unpaired electron. Center impart color to crystal. The impart yellow color. देखिए येलो कलर जो होता है वो सोडियम क्लोराइड की वजह से होता है, वॉयलेट कलर KCl की वजह से होता है, पिंक कलर LiCl की वजह से होता है। ये बात हम लोगों को याद नहीं है। द कलर बाय द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन when the absorb energy from visible light following on the crystal. तो अभी मेटल एक्सिस डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, और वो मेटल एक्सिस डिफेक्ट अभी पढ़ा हम लोगों ने ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि बाहर से कैटाइन कोई अंदर क्रिस्टल के अंदर एंटर कराते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे यहाँ पर, क्योंकि क्रिस्टल को न्यूट्रल भी करना है, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वो भी हमको यहाँ पर न्यूट्रल करने होंगे। क्लियर? चलिए अच्छा, तो कैसे यहाँ पर कैटाइन को एंटर कराएंगे।
चलिए, तो एक क्रिस्टल है, देखें बेटा, एक क्रिस्टल है ये, जिंक ऑक्साइड का एक क्रिस्टल है, इस तरह से देख लें। और इस जिंक ऑक्साइड, यानी जो जिंक ऑक्साइड है, चार्ज वगैरह आप लोग समझते हैं, Zn2+ और ऑक्सीजन पर 2-, तो इस तरह से ये एक क्रिस्टल जो है बन चुका है। और जब जिंक ऑक्साइड का जो कलर होता है वाइट होता है, और जब इसको आप हीट करते हैं, तो जिंक जो है, जिंक जो होता है, देखिएगा, जिंक जो है वो ब्रेक हो जाता है, जिंक ऑक्साइड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है यहाँ पर Zn2+, ½ O2, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं। तो यही Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, यही Zn2+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इंटरस्टिशियल जो स्पेस है उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैटाइन जो है वो एंटर कर गया है, तो जाहिर सी बात है मेटल एक्सेस हो गया यहाँ पर, ठीक है, मेटल एक्सेस हो गया ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन एंटर्स इन इंटरस्टिशियल स्पेस। तो अभी देखा कि वाइट जिंक ऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो ये Zn2+ और ½ O2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, और Zn2+ का जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन इंटर्स इन इंटरस्टिशियल स्पेस, देखिए यहाँ पर ये है आपका कैटाइन बाहर से आया हुआ, और इसी को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी बाहर से ही आएगा। तो ये डिफेक्ट आपका कहलाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन इंटर्स इन इंटरस्टिशियल स्पेस। क्लियर? उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी भी यहाँ पर 2 तरीके से की जा सकती है कि अंदर से या तो हम कैटाइन को अंदर से या तो कैटाइन को बाहर निकाल लें, या फिर किसी एनाइन को क्रिस्टल के जो इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं उसमें एंटर करा देते हैं। तो मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू कैटाइनिक वैकेंसी को करा के यहाँ पर मेटल डेफिशिएंसी को दिखाया जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर ये है ड्यू टू कैटाइनिक वैकेंसी। यहाँ पर देखिएगा कहाँ से है, यहाँ से क्या है कि क्रिस्टल से जो कैटाइन है, उनको बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें क्रिस्टल न्यूट्रल करना है। तो न्यूट्रल करने के लिए जो उसके पास का जो नाइबरिंग कैटाइन होगा उस पर एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है। जैसे सभी पर अभी हम देख रहे थे कि ए पर 1 पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ए पर कितना हो गया है, 2 पॉजिटिव। तो ये एग्जाम्पल जो है हम लोगों को मिलता है किसमें, फेरस ऑक्साइड। और जब फेरस ऑक्साइड को हम लोग हीट करते हैं तो ये फेरिक में देखिएगा, तो फेरस ऑक्साइड जो होता है वो फेरिक यानी Fe3+, यहाँ से अगर Fe2+ हटा तो फिर इसके अंदर जो है वो Fe3+ एंटर कर जाता है, जिससे कि जो चार्ज है वो बैलेंस हो जाता है। क्लियर? तो मेटल डिफिशिएंसी ड्यू टू कैटाइनिक वैकेंसी FeO, Fes और NiO में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर जो है मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू इंटरस्टिशियल एनाइन। इसमें क्या है कि कोई भी एनाइन जो है, यहाँ पर देखिएगा, कोई भी एक्स्ट्रा एनाइन जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एंटर कर जाता है, जिससे कि यहाँ पर ये डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। और जब कोई आयंस, नेगेटिव आयन, कोई जब ऐसा बहुत ही कम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जब कोई नेगेटिव आयन एंटर करता है तो उसका नाइबरिंग जो है उस पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट हो जाता है।
तो यहाँ पर जो है ड्यू टू एन एक्स्ट्रा एनाइन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, और यहाँ पर ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। तो ये थे डिफेक्ट। तो एक बार इसको हम लोग एक डायग्रामेटिक फ्लो में देख लिया जाए। तो क्रिस्टल डिफेक्ट को हमने दो पार्ट में किया था, एक पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। और जो पॉइंट डिफेक्ट था इसको फिर से हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया, स्टेक्योमेट्रिक, स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो यहाँ पर स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो आपका नॉन इलेक्ट्रिकल और एक है आपका इलेक्ट्रिकल। तो नॉन इलेक्ट्रिकल को वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डिवाइड किया गया है, जबकि इलेक्ट्रिकल को शॉर्टकी और फ्रैंकल में डिवाइड किया गया है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बाद यहाँ पर जो यहाँ पर जो है होना चाहिए था नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट यहाँ पर होना चाहिए था बेटा, थोड़ा सा करेक्शन है, सही कर लेना। तो नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा कौन सा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनानिक वैकेंसी, जहाँ पर एफ सेंटर आपको दिखाई दिया था, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इंटर्स इन इंटरस्टिशियल स्पेस। उसके बाद जो मेटल डेफिशिएंसी की 2 तरीके से हम लोगों ने देखी थी, एक तो था मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, और फिर उसके बाद यहाँ पर मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इंटर्स इन इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये था मेटल यानी क्रिस्टल डिफेक्ट। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम एज वेल एज अपॉन देयर मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू 2 सोर्सेस। यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट अगर हो गया तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, आपको पता है कि कहीं पर भी अगर चार्ज अगर मूव कर गया है, अगर कहीं पर भी अगर चार्ज अगर कहीं पर भी अगर मूव कर रहा है तो फिर वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, यानी जब इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के अराउंड जब रोटेट करता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट हो जाता है। और इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ही एक्सिस पर, इस तरह से अपनी ही एक्सिस पर प्रेसाइज करता है, इलेक्ट्रॉन जब अपनी ही एक्सिस पर एक देखिएगा यहाँ पर जो है रोटेशन इलेक्ट्रॉन का 2 तरीके का है, एक तो न्यूक्लियस के अराउंड और एक है अपनी ही एक्सिस के अराउंड इस तरह से रोटेट करता है। तो यहाँ पर इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। इसके बाद जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है 2 टाइप की होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट टाइप की होती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, डायमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। चलिए, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस के यहाँ पर पहले समझ लिया जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। जैसे बेटा यहाँ पर कोई आपका मैग्नेट रखा हुआ है, देखिएगा ये कोई आपका मैग्नेट रखा हुआ है नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर। तो अगर यहाँ पर आपने कोई आयरन रख दिया तो आयरन क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। तो ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। क्लियर? ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस। और यहाँ पर जैसे एल्यूमिनियम रखा हुआ है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है,
लकड़ी है आपकी, वुड है, लकड़ी है आपकी, तो वो इससे अट्रैक्ट नहीं होंगे, इससे अट्रैक्ट नहीं होते हैं। या फिर यहाँ पर कॉपर जो है बहुत ही हल्का, सॉरी जो एल्युमिनियम है बहुत ही हल्का अट्रैक्ट होता है, या इससे अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो इनको कहते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को ही यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो पैरा होता है इसमें, और पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, और एक होता है इसके अंदर डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। और जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है यहाँ पर, इसको कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है यहाँ पर? एल्युमिनियम, और डायामैग्नेटिक क्या है आपका? कॉपर। तो अब ये पैरा और डाया होते क्या हैं, इनको जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए जरा इसको देख लें जरा। ये आपका था मैग्नेट, और ये आपका आयरन है, और ये आयरन जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और फिर उसके बाद ये कॉपर वायर है, एल्युमिनियम है, और ये आपका टेबल वुड है, ये इसे अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मैग्नेट, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो इनको कहा जाता है नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। तो एक तो है यहाँ पर पैरामैग्नेटिक, और एक है यहाँ पर डायामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे एल्युमिनियम, और डायामैग्नेटिक क्या हो गया आपका? कॉपर है, और वाटर आपका डायामैग्नेटिक होता है। अब इसके बाद एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि किसी भी मैग्नेट को अगर हम छोटे छोटे पार्ट में अगर तोड़ दें, जैसे किसी मैग्नेट में दो एंड होते हैं, एक तो होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। तो पोल पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत तगड़ा होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। अगर हम इसको दो पार्ट में अगर हम ब्रेक कर दें, तब भी यहाँ पर साउथ और नॉर्थ पोल फिर से बन जाते हैं। फिर से इनको तोड़ दें तो फिर से साउथ और नॉर्थ बन जाते हैं, फिर से तोड़ दें तो फिर से साउथ और नॉर्थ पोल इस तरह से मिल जाते हैं। कभी भी आपको सिंगल साउथ या नॉर्थ पोल नहीं मिलेगा। तो इसका एक रीज़न है। तो इसका रीज़न क्या है? देखिए, कोई भी जो मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट जो है वो आपका जो है वो एटम का बना होता है, और एटम जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। तो एक एटम का जो ग्रुप होता है, वो यहाँ पर एक डोमेन बना लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है बेटा? डोमेन। तो यहाँ पर देख लें एक बार, ओके। यहाँ पर देखिए बेटा, एक डोमेन, देखिए बेटा यहाँ पर एक डोमेन बना लेता है। तो यहाँ पर जो एक एरो आप देख रहे हैं, इस एरो का मतलब है एक ग्रुप ऑफ एटम है, एटम का एक ग्रुप है जो एक मैग्नेट की तरह, हर एक एरो जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, जिसको एक ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डोमेन। ये बहुत ही छोटा पार्ट है। कितना भी अगर हम इस मैग्नेट को काटें तो इस तरह से एक डोमेन को अलग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से मैग्नेट के अंदर ये डोमेन होते हैं। लेकिन अगर ये ऐसे ही इसी तरह से ये सब्सटेंस हमारा सिंपल ऐसे ही है, तो इसमें जो डोमेन होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, यानी एक डोमेन का जो मैग्नेटिक फील्ड है दूसरे डोमेन के मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सारे के सारे डोमेन जो होते हैं एक ही लाइन में अलाइंड हो जाते हैं, जिससे कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। क्लियर? तो हम लोग बात करेंगे अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं कि अगर हम ऐसे सब्सटेंस अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
सबसे खास बात है कि इनके अंदर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मोशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस टेम्पररी मैग्नेटिक इफेक्ट सब्सटेंस अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं. चीज़ है, अभी आपको बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है दो तरीके से होता है. एक तो ऑर्बिटरी मोशन होता है, दूसरा कौन है, अपनी ओन एक्सिस पर प्रिसाइज करते रहते हैं, अपनी ही एक्सिस पर मूव करते रहते हैं. यहाँ पर देखिएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दिखा गया है इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पर अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जो इसके जो डोमेन होते हैं, इसके जो एरो होते हैं, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देते हैं. लेकिन यहाँ पर जो है सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में हो चुके हैं, और जब एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं. तो अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल के बीच अगर हम बीच में कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दें, तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन को, इन लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. तो ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं पैरामैग्नेटिक. और इसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन को रिपेल करते हैं तो ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस. तो देखिए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है. डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड. I2 diamagnetic substance, any iodine diamagnetic substance, are the electrons are paired in diamagnetic substance. Magnetic moment produced by one electron is cancelled by magnetic moment of another electron, which is in opposite direction. Example TiO2, बहुत example ये बहुत important है. TiO2 NaCl Zn N2Cu C6S6. Cu एक्चुअली में ये Cu ये वाला है, Q प्लस वाला, Q साइन है. क्लियर. इसके बाद बात करते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की. तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. अगर मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया जाए तो पैरामैग्नेटिक फील्ड, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है. लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फिर भी इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनी रहती है. तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड मे बी कन्वर्टेड इनटू परमानेंट मैग्नेट. दैट इज दे मे एक्ट एज magnet even in the absence of magnetic field. This property is called ferromagnetism. The metal of these substances are grouped into a small region called डोमेन. जो भी आपको बताया कि जो मेटल आयन है वो जब ग्रुप हो जाते हैं थोड़े से हिस्से में, जब ग्रुप हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं. तो एक्ट एज ए टिनी मैग्नेट, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से एरो से. व्हेन सच ए सब्सटेंस इन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस टाइप की सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो सारे के सारे जो डोमेन होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड होने लगते हैं. एंड ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इफेक्ट इज प्रोड्यूस, यानी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो है यहाँ पर प्रोड्यूस करने लगते हैं. एग्जाम्पल है FeCO और Ni, यानी आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, ये आपके फेरोमैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेट होते हैं. यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एरो की जो डायरेक्शन है, सारे के सारे जो एरो है, ये एरो जो होते हैं इनको डोमेन कहते हैं. और इन डोमेन की जो डायरेक्शन है वो केवल एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, इसलिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं. इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक की. तो देयर डोमेन्स आर अपोजिटली ओरिएंटेड एंड कैंसिल आउट ईच अदर. एग्जाम्पल MnO, याद रखिएगा, मैग्नेस ऑक्साइड. यहाँ पर बेटा क्या है कि यहाँ पर देखिए एक एरो की डायरेक्शन ऊपर है तो दूसरे की कैसे है, नीचे है. यहाँ पर एक की ऊपर है दूसरे की नीचे है, एक की ऊपर है दूसरे की नीचे है. यानी इसका मतलब यहाँ पर सारे के सारे जो डोमेन होते हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, डायरेक्शन को कैंसिल आउट कर देते हैं. तो कुल मिला के ये मैग्नेट नहीं होगा.
उसके बाद बात करते हैं फेरी मैग्नेटिक की। ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। वीकली अट्रैक्टेड का मतलब ये अट्रैक्टेड एंटी फेरो मैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं ये अट्रैक्टेड होते ही नहीं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है। लेकिन जो फेरी मैग्नेटिक होते हैं ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसमें जो डोमेन होते हैं वो इरेगुलर वे में। इरेगुलर का मतलब दो ऊपर हैं तो एक नीचे, दो ऊपर एक नीचे, तो कुल मिला के यहाँ पर दो का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैंसिल होगा, और चार में दो का कैंसिल हो जाएगा, दो का बना रहेगा, इसलिए ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल है Fe3O4 Mg Fe2O4, ये एग्जाम्पल इसके हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा क्रिस्टल डिफेक्ट इन सॉलिड स्टेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन सॉलिड स्टेट। I hope everybody understood. Thank you so much.